हेलो बच्चों, सोशल विशेषज्ञता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बच्चों, आज हम 6 क्लास के सामाजिक विज्ञान के देख सकते हैं चैप्टर 13, जो 13 चैप्टर है, उस चैप्टर के हम काम करेंगे क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर के नाम है कार्य का महत्व। तो इसके हम अभ्यास के भी प्रश्न करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बच्चों, हम अपना शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया भी था कि दिखाया था बुक अभी मैंने। तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 चैप्टर 13 है, कार्य का महत्व है। और ये नई बुक के अनुसार है। अभी जो मैंने बुक दिखाई, पहले 3 बुक हुआ करता था, अब तो 1 बुक हो गया है। चलिए अपना ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और बच्चे, ये अभ्यास के प्रश्न हैं और क्रियाकलाप परियोजनाएं आप अपने बुक के पीछे देखेंगे तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद हम अतिरिक्त करेंगे जो बीच बीच में बुक के दिए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार गैर आर्थिक गतिविधियों से भिन्न होती हैं? देखिए, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर है, डिफरेंस बताना है। मैं थोड़ा सा और इसे ऊपर करती हूँ तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां। इसमें आर्थिक विधियां में ये गतिविधियां जो धन कमाने के लिए की जाती है, मतलब इसे पैसा कमाने के लिए जैसे हम नौकरी करते हैं, इस गतिविधि के बदले व्यक्ति का वेतन, मतलब उसके सैलरी, लाभ या आय प्राप्त होता है। डॉक्टर द्वारा फीस लेकर मरीज का इलाज किया जाता है। किसान द्वारा फसल उगाना, शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ाना, मतलब हम उसको पैसे देते हैं। ये आर्थिक गतिविधियां हैं। गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, यह गतिविधियां धन कमाने के लिए नहीं है। यह व्यक्तिगत स्नेह, आदर, समाज सेवा या संप्रेम भावना के कारण की जाती है। मतलब आप दोस्ती में किसी को कोई हेल्प कर दे रहे हैं तो उसका कोई कीमत नहीं है। इस तरह से इस गतिविधि में कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। माँ अपने बच्चों को पढ़ाना, समाज सेवा, मित्रों के साथ समय बिताना। माँ अपने बच्चों को पढ़ा रही है या घर में खाना बना रही है तो हम उसको कोई दे रहे हैं फीस? नहीं। तो उसी तरह से ये गैर आर्थिक विधियां हो गया जिसके हम कोई कीमत नहीं देते हैं। तो यहाँ चित्र भी मैंने लगा चुकी थी कि देखिए, फैक्ट्री में जब काम करने हम जाते हैं तो उसका हमें वेतन मिलता है तो आर्थिक हो गया। और ये माँ घर में किस तरह से पकवान बना रही है हमारे लिए, तो इसका कोई मूल्य, तो ये गैर आर्थिक। संक्षेप में, आर्थिक गतिविधियां धन कमाने से संबंधित होती है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। गैर आर्थिक गतिविधियां व्यक्तिगत संतोष, सामाजिक कल्याण या प्रेम भावना के कारण ही की जाती है और इनमें कोई आर्थिक लाभ शामिल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक गतिविधियां। यह गतिविधियां एक प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष प्रयोग से जुड़ी होती है और उदाहरण है, पहला है कृषि, किसान फसल की खेती करते हैं कृषि में। मत्स्य पालन, मतलब मछली के पालन, मछुआरे समुद्र या नदियों में मछलियों को पकड़ते हैं। खनन, जिसे खुदाई करके लोग कोयला, लौह एश, सोना निकालते हैं, जिसे खुदाई करके। अब हम द्वितीय देखेंगे। प्रथम देख रहे थे, अभी सेकंड में ही, अब हम द्वितीय देखेंगे। ये देखिए, अब द्वितीय आर्थिक गतिविधियां, इसमें कच्चे माल को संशोधित करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। उदाहरण उद्योग, स्टील, कपड़ा, सीमेंट, ऑटोमोबाइल निर्माण, निर्माण कार्य, इमारतें, सड़क, पुल आदि बनाना। हस्तशिल्प, कुम्हार, बढ़ई, जौहरी और द्वारा वस्तुएं बनाना, मतलब वो अलग अलग तरह के वस्तुएं बनाना। अब हम थर्ड क्रियाकलाप देखते हैं। ये देखिए, हमारा थर्ड हो गया। तृतीय आर्थिक गतिविधियां, इसमें सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां आती हैं जो उत्पादन और उपभोक्ता को जोड़ती है। उत्पादन मतलब जो किसान खेती करते हैं तो बेचने के लिए बाजार में जाएंगे या उसे, और उपभोक्ता जो यूज करते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। परिवहन, बस, ट्रेन, ट्रक आदि सेवाओं और लोगों को आवागमन। व्यापार, दुकानदार और व्यापारी वस्तुओं की बिक्री करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स अस्पताल सेवाएं देती हैं। शिक्षा, शिक्षक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाते हैं। बैंकिंग और वित्तीय, बैंक, बीमा, शेयर बाजार सेवाएं प्रदान करते हैं।
तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं और इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोग अत्यधिक सम्माननीय हैं, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब आंसर, सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोग अत्यधिक सामान्य हैं, यह कथन पूरी तरह से सत्य और प्रासंगिक है। तब चलिए हम इसमें पॉइंट देखते हैं। पहला है, सामाजिक सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के समाज में भलाई के लिए कार्य करना। मतलब वो आप उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, नहीं मैं किसी के लिए करूँगा तो भी मेरे बदले समाज में आप सेवा कर रहे हैं। ऐसे कार्य में लगे लोग समाज की बेहतरीन के लिए अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगाते हैं। तीसरा है, यह लोग सेवा भाव से समाज की उन्नति में योगदान देते हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर करती हूँ, इस तरह से देखिए। फोर्थ, सामुदायिक सेवा में लगे लोग समाज के सच्चे नायक होते हैं, चाहे वो शिक्षक हों, डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हों। पांचवा है, उन्हें त्याग और परिश्रम समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए वो अधिक सामान्य है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को लोग यहाँ पे मंदिर में भक्तों को प्रसाद वितरण करते हुए लोग मतलब एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं। यहाँ स्वर्ण मंदिर में, गुरुद्वारा में लोगों को बैठाकर किस तरह से भोजन करा रहे हैं। तो इनमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये स्कूल के बच्चे हैं जो देख सकते हैं स्वच्छता अभियान के कि अपने स्कूल के साफ सफाई हैं, वन महोत्सव से यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोग को किस किस प्रकार से परिश्रम दिया जाता है, उदाहरण दीजिए। चलिए हम आंसर देखते हैं इसका। ये देखिए, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे लोग उनके कार्य के बदले निम्न प्रकार के परिश्रम दिए जाते हैं। पहला है मजदूरी। जब लोग दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं तो उसे मजदूरी कहते हैं। उदाहरण, एक कारखाने में एक श्रमिक प्रतिदिन 500 रुपये की दैनिक मजदूरी, मतलब दिन के मजदूरी, तो इससे पता चलता है कि वो दिन के कितना कमाता है। वेतन, जो लोग किसी कंपनी या सरकारी विभाग में नियमित रूप से कार्यरत हैं उन्हें मासिक मतलब महीने में वेतन मिलता है, एक महीने पर। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को हर महीने जो है 50,000 वेतन मिलता है। अब ये थर्ड देखिए, कमिश्नर। कुछ कार्यों में व्यक्ति को तय वेतन के बजाय बिक्री या लाभ में एक निश्चित प्रतिशत दिया जाता है। एक बीमा एजेंट को पॉलिसी बेचने पर 10% की कमीशन मिलता है। मतलब उन्होंने अपना पॉलिसी बेचा तो उन्हें क्या हुआ, 10% के कमीशन मिला। लाभ, जो लोग स्वयं का व्यवसाय करते हैं, अपने उत्पाद और सेवाओं की बिक्री में से मुनाफा कमाते हैं, उसे लाभ, प्रॉफिट कहते हैं। अगला हमारा है पांचवा, मानदेय। कुछ कार्यों के लिए देखिए, कुछ कार्यों के लिए तथा वेतन नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले सम्मानजनक राशि दी जाती है। उदाहरण के लिए, एक अतिथि व्याख्यात को प्रति व्याख्यान 5,000 का मानदेय दिया जाता है। बच्चों, अभी हमारा जो अभ्यास के प्रश्न है ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। चलिए हम ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके पेज नंबर 183 पर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित हैं। तो आंसर देखिए, लोग मुख्य प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां, अभी हमने पढ़ाया। आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें मुद्रा मतलब पैसे शामिल होती हैं, जो शामिल पक्षों के पैसा या पैसे के मूल्य के बदले की जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय बाजार, स्कूल बैग बेच रहा है, या वकील कोई केस लड़ रहा है तो उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं और फीस कमा रहा है। गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें मुद्रा शामिल नहीं है, मतलब हम उसका कोई वेतन नहीं देते हैं, जो पैसे के लिए नहीं किया जाता है। जैसे माता पिता घर के कार्य में हाथ बटाना, स्कूल का गृह कार्य करना, इसके लिए हमें कोई वेतन नहीं दिया जाता है। तो आर्थिक और गैर आर्थिक मैंने ऊपर भी समझा दिया था।
तो ये देख सकते हैं इस तरह से। अब मम्मी ये पढ़ा रही हैं। अब देखिए मैं बता भी देती हूँ आपको कि ये हो गया हमारा आर्थिक। मैंने लगा दिया कि देखिए दुकान पे सब्जी बेच रहे हैं तो इसके लोग खरीदने आ रहे हैं, तो ये किसी के यहाँ ये कर रहे हैं, तो ये आर्थिक हो गया। और गैर आर्थिक विधि देखिए मम्मी पापा मिलकर खाना बना रहे हैं तो ये गैर, इसकी कोई कीमत नहीं। मम्मी होमवर्क करवा रही तो इसकी कोई कीमत नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है? आंसर देखिए, आर्थिक गतिविधियों यहाँ हमें भोजन, कपड़ा और सेवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे परिवारों को चलाने के लिए पैसे उपलब्ध कराती हैं। पैसे के बिना जीवन नहीं चल सकता। गैर आर्थिक विधियाँ भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह हमें मजबूत रिश्ते बनाने और हमारे संविधान में एक दूसरे का समर्थन करने में मदद करते हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों गतिविधियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि हम मान लीजिए कोई सामान करते हैं, किसी की नौकरी तो उसका वेतन मिलता है, तो वो भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जो उनके बिना पैसे दिए हुए कोई कार्य, जैसे अपने दोस्तों की कोई हेल्प करना, अपने माता पिता हमारे लिए कर रहे हैं, तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा थर्ड, अनु और कवि की कहानी में भिन्न भिन्न पात्र कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? नीचे दिए गए तालिका लिखिए। तो ये पेज नंबर 185 पे है कहानी के पात्र और वह कौन कौन से कार्य करते हैं। अनु की माँ, वह अपने पिता की मदद करती है, घर की देखभाल करती है और समुदाय की महिलाओं को बुनाई सिखाती है। कबीर के दादा आज पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं सेवा करते हैं। गीता आंटी भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में सेवारत है। रोहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत तथा बच्चों को कंप्यूटर कौशल सिखाता है। अन्नू के पिता कपड़े की दुकान चलाते हैं। तो ये देखिए इनका कार्य क्या क्या मतलब कार्य करते हैं, कौन कौन से लोग हैं, तो वो दिया हुआ है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 185 पर दी गई तालिका में हमें क्या अपने तीसरे रिक्त स्तंभों का देखा है? इस स्तंभ में आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों को अंकित कीजिए। अब इन्हें गतिविधियों के प्रकार अनुसार की वर्ग, मतलब एक दिया है कि कौन सा आर्थिक है और कौन सा, तो ये जो हमने अभी ऊपर देखा था थर्ड क्वेश्चन में, अब उसको हमें छांटना है कि कौन सा आर्थिक है, कौन सा आर्थिक गैर आर्थिक है। तो देखिए कहानी के पात्र और कौन से कार्य करते हैं, और आर्थिक और गैर आर्थिक। अन्नू की माँ, वह अपने पति की मदद करती है और घर की देखभाल करती है, समुदाय की महिलाओं को बुनाई सिखाती है। तो ये आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों हुआ, क्योंकि सिखाती है तो उसको हो सकता है पैसे भी लेती हो या समाज की सेवा भी कर सकती हैं। कबीर के दादा आज पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने के मतलब वो स्वयं सेवा करते, मतलब उसका कोई फीस वो नहीं लेते, तो गैर हो गया। गीता आंटी भारतीय वायुसेना में पायलट है तो उनका वेतन मिलता होगा, तो आर्थिक हो गया। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कुछ बच्चों को तो उससे जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वहाँ से तो उसकी सैलरी मिल रहा है, लेकिन जो बच्चों को स्वच्छता से अपनी इच्छा से बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा है तो वो गैर आर्थिक हो गया। अन्नू के पिता कपड़े की दुकान चलाते हैं तो उनके भी अपना पैसे आते हैं, तो वो आर्थिक हो गए। तो इस तरह से ये वाला हमारा फोर्थ कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। कबीर के दादा जी आसपास के बच्चों को सुरक्षित रूप से निःशुल्क पढ़ाते हैं। वह आर्थिक गतिविधि या गैर आर्थिक विधि या गतिविधि आपके अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने से किस प्रकार भिन्न है? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो ये पेज नंबर 87 पे दिया गया। कबीर के दादाजी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। वह गैर आर्थिक गतिविधियां हैं क्योंकि उसका कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसलिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता है। यह अध्यापक से अलग कि वह हमें स्कूल में अपनी नौकरी के रूप में पढ़ाते हैं और इसके लिए भुगतान मिलता है, तो यह आर्थिक गतिविधियां हो गया। शिक्षक एक पेशे के रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं और वेतन लेते हैं, जबकि कबीर के दादाजी दयालुता के कारण मतलब दया कर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। अब अगला हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रश्न हमारा देखिए, आप और आपके परिवार के लिए कौन से गैर और कौन सा आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण है और क्यों बहुमूल्य है? कुछ गैर आर्थिक गतिविधियां जो मेरे पिता के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनमें से एक मिलकर खाना पकाना, एक दूसरे के गृह
कार्यों में मदद करना, युवाओं द्वारा दादा दादी का मदद करना, परिवार के सदस्यों द्वारा घर के नवीकरण में सहायता करना, घर की साफ सफाई आदि। यह गतिविधियां मूल्यवान है क्योंकि यह हमारे पारिवारिक बंधन को मजबूत करती है, भावनात्मक योगदान देती है और सुखद यादें बनाती है, प्यार तथा समर्थन सिखाती हैं, जो हर किसी की खुशी के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे आर्थिक गतिविधियां हैं जो परिवार के लिए कितना बहुमूल्य है, कितना महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप अपने घर विद्यालय जाने के मार्ग में लोगों द्वारा जाने वाले विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां का स्मरण कर सकते हैं? आपके विचार में इन लोगों को किस प्रकार भुगतान किया जाता है? पेज नंबर जो हमारा क्वेश्चन 189 पे दिया हुआ है। स्कूल जाते समय मैं लोगों को दुकान में काम करते हुए, फल सब्जियां बेचते हुए, बस चलाते देखता। दुकानदार सामान बेचकर पैसा कमाता। दुकानदार कर्मचारियों को महीने में एक बार वेतन मिलता है। विक्रेता किसान द्वारा उनके द्वारा बेचे गए फसल सब्जियां के लिए पैसे मिलते हैं और बस ड्राइवर को बस चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी मिलती है मतलब। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा 8वां प्रश्न है। ये देखिए ऊपर चला गया। 8वां प्रश्न हमारा, आपके विचार से जो गतिविधियां या व्यवसाय मौद्रिक मूल्य का सृजन करते हैं उनके सामान्य सही का निशान लगाइए। क्या आप अंतिम 2 रिक्तियों को 2 गतिविधियां और उनके मूल्य सृजन से संबंधित धनराशि को उदाहरण जोड़ सकते हैं? पेज नंबर 91 पे है। तो चलिए मैं इसको आंसर दिखाती हूँ। गतिविधियां व्यवसाय मूल्य सृजन संबंधित धनराशि उदाहरण, बेगर सही है, दर्जी बिल्कुल ऐसे, किसान ट्रैक्टर का मरम्मत सही, चिकित्सा सही, बीमार दादा दादी और नाना नानी की देखभाल करना वाले व्यक्ति बिल्कुल सही है, प्लम्बर, अध्यापक, ये सारा सृजन मूल्य धनराशि मतलब उनके बदले में इनको पैसे दिए जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न 9 नंबर का, भारत में अनेक समुदायों से सामुदायिक सहभागिता की समान परंपराएं और क्या आप अपने क्षेत्र की कुछ ऐसे परंपराएं के बारे में बता सकते हैं? ये परंपरा और सामुदायिक भागीदारी, ये पेज नंबर 93 पे। स्वच्छ भारत अभियान, समुदाय के लोग अपनी गली, सड़क और पार्कों की सफाई करते हैं। वन महोत्सव, बरसात के मौसम में कॉलोनी, गांव में पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे आप कॉलोनी, गली या स्कूल में आप लगा सकते हैं। विश्वकर्मा और कुछ अन्य धार्मिक दिन, सभी आगंतुक निःशुल्क जा सकते हैं। सर्व शिक्षा, कुछ लोग वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। सर्दी के कपड़े, रात्रि में सड़क के किनारे लोगों को कंबल वितरित करना, मतलब समाज में ये भागीदारी मतलब समाज की सेवा करना एक तरह से हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10, हम भारत में कई त्यौहार मनाते हैं। इन त्यौहारों के अवसर पर लोग मिल करके अन्य गतिविधियां करते हैं। कुछ मिलजुल कर एक स्थान पर सजावट करते हैं और व्यंजनों को बनाते हैं। क्या यह गैर आर्थिक गतिविधियां हैं? आपके विचार से इनमें क्या जीवन मूल्य समाहित है? हाँ, यह गैर आर्थिक गतिविधियां हैं क्योंकि लोग इन्हें मौज मस्ती के साथ मिल कर के जश्न मनाने के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि यह समुदाय को एक साथ चलाते हैं, खुशियां पैदा करते हैं, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं, परंपरा का जश्न मनाते हैं तथा दोस्ती को मजबूत करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप उन सामुदायिक कार्यक्रमों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आप विद्यालय या आसपास आयोजित किया गया हो? इन कार्यक्रमों में आपने क्या देखा? आंसर, हमारे विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें हम स्थानीय पार्क, थोड़ा समय और इसको ऊपर कर देती हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा, तो ये देखिए क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आंसर, हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हम
स्थानीय पार्क पेड़ लगाते हैं। वहाँ मैंने देखा कि बहुत से छात्र एवं शिक्षक इसमें भाग लेते हैं। एकजुटता, जिम्मेदारी, टीम वर्क या आत्म संतुष्टि की भावना देता है। यह पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। हमने अपने समुदाय के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में सिखाया है। और बच्चों, इसे कॉपी में भी ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कॉपी में कर लेंगे तो आप पेपर के टाइम में आसानी से इसे पढ़ लेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में भी, ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वो भी पढ़ाई कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें। बच्चे, इसे कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि बाद में इसे आराम से आप पढ़ सकते हैं। यदि आपने किसी और चैप्टर को नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।